नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ हायर में एक उपन्यास है महिला आंचल, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। साथियों, ये फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास है और इसे 1954 ईस्वी में ये लिखे थे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था। साथियों, जगह था औराही हिंगना। औराही हिंगना गांव का नाम है साथियों, और जिला है पूर्णिया। पूर्णिया जिला बिहार का एक जिला है जो मिथिलांचल में पड़ता है। साथियों, यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, और इसलिए इसकी जो आंचलिक भाषा है वह मैथिली है, वह मैथिली है साथियों। क्योंकि बिहार की 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो इसकी ये आंचलिक उपन्यास है, तो इसलिए इसकी जो भाषा है वो मैथिली है, और इसमें मिथिलांचल की कथा है। पूर्णिया जिला है, औराही हिंगना में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। इसलिए साथियों, ये जो है आंचलिक उपन्यास लिखते हैं। तो महिला आंचल साथियों 1954 ईस्वी में लिखा गया है, इसे आप लोग गौर करिएगा। और साथियों, महिला आंचल में 2 खंड है। अगर महिला आंचल की हम बात करें, इसमें 2 खंड है साथियों। पहला खंड और दूसरा खंड। पहले खंड में साथियों 44 परिच्छेद हैं, और इसमें 23 परिच्छेद हैं। परिच्छेद का मतलब है साथियों अध्याय है। अगर हम टोटल की बात करें तो 67 अध्याय है इसमें, महिला आंचल में। अब पहला इसमें साथियों हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ है, तो इसमें जो कथानक है वह स्वतंत्रता पूर्व, और ये स्वतंत्रता के बाद, मतलब साथियों कि 1946 से ये लेकर के 1948 तक की कथा है। और साथियों, ये स्वतंत्र हमारा देश हुआ है, स्वतंत्रता पूर्व की कथा 1946 से शुरू होती है, 1 वर्ष बाद आज़ादी हमें मिल जाती है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की कथा 1948, माने गांधी जी की मृत्यु दिखाया गया है। गांधी जी के मरने के बाद तो पहले खंड में साथियों 44 अध्याय है, और ये 44 अध्याय स्वतंत्रता पूर्व की कथा कहती है। दूसरे खंड में साथियों 23 अध्याय है, और ये स्वतंत्रता के बाद की कथा कहती है। और साथियों ये भी जानते रहिए कि फणीश्वर नाथ रेणु ये बताते हैं कि जो स्वतंत्रता पूर्व के जमींदार थे वे स्वतंत्रता के बाद क्या हो जाते हैं, कांग्रेसी नेता हो जाते हैं साथियों। कांग्रेसी नेता माने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। जो जमींदार और पूंजीपति थे वे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये बता रहे हैं, यही अंतर आया है। तो साथियों इस तरह से फणीश्वर नाथ रेणु ने ये 2 खंडों में लिखा है। अगर परीक्षा में पूछा जाए पहले खंड में कुल कितने परिच्छेद हैं, तो
तो आप 44 परिच्छेद बताएंगे। दूसरे खंड में कितने परिच्छेद है साथियों? 23 परिच्छेद है। अगर महिला आंचल में कुल अध्याय या परिच्छेदों की संख्या कितनी है साथियों? तो 67 है। इसे आप लोग जोड़ लेंगे, 44 और 23 को जब जोड़ेंगे तो 67 आएगा। और साथियों जो पहला खंड है ये स्वतंत्रता के पूर्व की कथा कहती है, और जो दूसरा खंड है वह स्वतंत्रता के बाद की कथा कहती है, अर्थात 19 से 48 तक। तो ये उपन्यास जो है 46 से लेकर के 48 तक के बीच का जो कथानक है, समय खंड है, उसी में लिखा गया है। और साथियों एक मजेदार बात यह है कि जो जमींदार थे स्वतंत्रता के पूर्व, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और कांग्रेसी हो जाते हैं। साथियों अगर इस उपन्यास में 2 से 75 के लगभग पात्रों की संख्या है। इसे आप लोग साथियों गौर करिएगा, माने पात्रों की संख्या कितनी है? 2 से 75 है साथियों। ये महिला आंचल साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद के गोदान के बाद ये आंचलिक उपन्यासों में इसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है साथियों। इसे आप लोग के पाठ्यक्रम में रखा गया है और इसे आप लोग बड़े गौर से समझिएगा। यहीं से प्रश्न बनते हैं साथियों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेगा साथियों। अब साथियों महिला आंचल में साथियों अब स्थान की बात करें तो ये महिला आंचल उपन्यास एक जगह है मेरीगंज। मेरीगंज एक गांव का नाम है साथियों, और ये पूर्णिया जिला में पड़ता है। पूर्णिया जिला में पड़ता है साथियों। और मेरीगंज के विषय में लिखते हैं कि यहाँ से 7 कोस पूरब एक स्टेशन है। 7 कोस पूरब एक स्टेशन है, रोहतहट स्टेशन है, उसका नाम है साथियों रोहतहट। माने लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पे मेरीगंज से एक स्टेशन है, रोहतहट स्टेशन है। और साथियों मेरीगंज गांव के पूरब में ही साथियों पूरब में ही साथियों एक कमला नदी है, कमला नदी बहती है। अब साथियों कमला नदी रेणु जी, इसका नामकरण जो कमला नदी का नामकरण किया गया है क्योंकि इस नदी में कमल के फूल अधिक पाए जाते हैं, कमल के फूल, इसलिए इसका नाम पड़ गया कमला। और साथियों कमल के फूल के अलावा मछली भी बहुत पाई जाती है। जब कमला नदी में बाढ़ आता है उसके बाद जब वो अपने को समेटती है तो जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उन गड्ढों में कमल के फूल खिल जाते हैं, और साथ साथ मछली भी पाई जाती है। और एक तीसरी चीज पाई जाती है, मच्छर। इसीलिए साथियों ये जो मेरीगंज गांव है ये मलेरिया और काला जार से यहाँ की जनता जो है ग्रसित है। क्यों? कि मच्छर भी पाए जाते हैं, मछली भी पाई जाती है, कमल के फूल पाए जाते हैं। और साथियों रेणु जी ये भी बताते हैं कि इसमें यहाँ मेरीगंज गांव में धान की खेती, पाट की खेती और खेसारी, ये 3 अन्न ज्यादा उत्पन्न होते हैं। एक धान है, एक पाट है, पाट माने पटसन, और खेसारी वहाँ का कोई हमें लगता है एक दाल की वैरायटी है खेसारी, ये भी अन्य है,
ये दाल की एक वैरायटी है। और धान पाया जाता है, पटसन पाया जाता है। कहाँ? मेरीगंज गांव में पाया जाता है। तो ये खरीफ की फसल है और रबी की फसल भी कभी कभी जो है अच्छा पैदावार दे जाती है। इस तरह से साथियों यहाँ पर अब नामकरण की बात आएगी कि मेरीगंज जो नाम है ये फणीश्वर नाथ रेणु किस आधार पर लिखे हैं। तो अगर हम नामकरण की बात करें तो एक थे मार्टिन साहब, उनका नाम था मार्टिन साहब, ये अंग्रेज थे। ये मेरीगंज में आए थे नील का खेती करने और अपनी मेम के साथ आए थे। उनकी मेम का नाम था, मेम का नाम मेरी था। उनके मेम का नाम मेरी था। लेकिन एक हफ्ते बाद ही उनकी मेम जो है बीमार पड़ती है और उन्हें मलेरिया हो जाता है। तब ये मार्टिन साहब का पास एक रथ है, घोड़ा है। उस घोड़े का नाम जान लीजिए साथियों, घोड़े का नाम पंखराज है। घोड़े का नाम है पंखराज। तो घोड़े पे बैठ करके ये रोहतक स्टेशन जाते हैं। लेकिन जब तक वहां से आते हैं डॉक्टर को लेकर के, तब तक मेरी इनकी जो मेम है, इनकी पत्नी जी हैं, वो मर जाती हैं। किससे मर जाती हैं? इसी मलेरिया से मर जाती हैं। इनको बड़ी आत्मग्लानि होती है और ये संकल्प लेते हैं कि इसे मैं मलेरिया से मुक्त कर दूंगा। ये बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नहीं सुना जाता। फिर उसी समय साथियों एक और घटना होती है कि जो जर्मन के वैज्ञानिक हैं, जर्मन के वैज्ञानिक ये नील की खेती न करके एक केमिकल बना लेते हैं। उससे नील की विधि जान जाते हैं कि कैसे नील बनता है। एक केमिकल तैयार करते हैं और वैज्ञानिक विधि से साथियों ये नील का आविष्कार कर लेते हैं। कौन? नील का आविष्कार करते हैं। कहाँ के वैज्ञानिक? जर्मन के वैज्ञानिक। तो साथियों मार्टिन साहब को दोहरा झटका लगता है। दोहरा झटका लगता है। एक तो उनकी पत्नी मेरी जो उनको प्राणों से प्रिय थी वो गोलोकवासी हो गई, और दूसरा जर्मन के वैज्ञानिक विधि से नील की खेती का आविष्कार किए। कहें खेती अब नहीं करना है, अब सीधा केमिकल डालो, नील बनाओ। तो इससे ये मार्टिन साहब पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं साथियों। अब जब पागल हो जाते हैं तो इन्हें रांची के पागल खाने में भेज दिया जाता है। रांची एक जगह का नाम है, रांची के पागल खाने में, पागल खाने में भेज दिया जाता है साथियों। अब जो रांची का साथियों पागल खाना है उसका नाम है काके। परीक्षा में ये भी पूछ सकता है साथियों, उसका नाम क्या है? काके। काके एक जगह का नाम है, वो रांची का पागल खाना उसे कह सकते हैं साथियों। रांची के पागल खाने में इनको मार्टिन साहब को भेज दिया जाता है और वहीं ये अपने पत्नी के वियोग में तड़प करके साथियों ये मर जाता है। मार्टिन आया था बिजनेस व्यापार करने, लेकिन इसका दुर्भाग्य इतना तगड़ा था कि वहीं तड़प कर मर जाता है पागल खाने में। और उसके बाद साथियों फणीश्वर नाथ रेणु ये भी बताते हैं कि ये जो महिला आंचल में मेरीगंज गांव है, ये 12 टोली है। इसमें टोला या मोहल्ला या टोली कह लीजिए, 12 टोला है। और ये 12 टोला रेणु बताते हैं जाति के आधार पर बटे हुए हैं। जाति के आधार पर बटे हैं साथियों। ये 12 टोले में गांव माने बड़ा गांव है। मेरीगंज एक बड़ा गांव है और फणीश्वर नाथ रेणु बताते हैं कि इसमें 12 टोला है। 12 पुरवा कह लीजिए, मोहल्ला कह लीजिए, इस तरह से 12 टोला है। और इन 12 टोला का साथियों नाम है, पहला है कायस्थ, कायस्थ टोला।
साथियों पहला है कायस्थ टोला। तो कायस्थ टोला इस मेरीगंज गांव का सबसे मजबूत टोला है साथियों, और इसमें इसका जो मुखिया है वह तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद है। तहसीलदार एक है विश्वनाथ प्रसाद मलिक, इनका पूरा नाम है मलिक, विश्वनाथ प्रसाद मलिक हैं। ये कायस्थ टोला के ये मुखिया हैं। और उसके बाद साथियों दूसरा टोला जो है राजपूत टोला है, राजपूत टोला है। और साथियों राजपूत टोला का जो मुखिया है वह राम कृपाल सिंह है, राम कृपाल सिंह। अब लेकिन ये लोग कीरपाल ऐसे लिखा जाता है, राम कृपाल सिंह, क्योंकि ये मैथिली भाषा में थोड़ा गंवाई भाषा है तो तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। तो राम कृपाल सिंह हैं। और साथियों फणीश्वरनाथ रेण बताते हैं कि कायस्थ टोला और राजपूत टोला में पुश्तैनी दुश्मनी है साथियों। अब दुश्मनी किस बात की है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, दोनों में कंपटीशन है। कायस्थ टोला वाले कहते हैं मैं ज्यादा मजबूत हूँ, ज्यादा समृद्ध हूँ, और राजपूत टोला वाले कहते हैं मैं ज्यादा समृद्ध हूँ। लेकिन वर्तमान में जो दशा है उसमें कायस्थ टोला नंबर 1 चल रहा है। अब तीसरा यादव टोला है। अब साथियों गौर करिएगा, इसीलिए 12 टोला है, जात के आधार पे है। यादव टोला तीसरा है साथियों, और राम खिलावन यादव इसके मुखिया हैं, राम खिलावन यादव इसके मुखिया हैं। और साथियों इसके विषय में आप जान लीजिए, ये जो 12 टोला है इसमें सबसे नया टोला यही है, सबसे नया टोला 12 टोला में सबसे नया टोला कौन सा है, यादव टोला, और इसके मुखिया कौन है, राम खिलावन यादव हैं। उसके बाद साथियों चौथा है ब्राह्मण टोला। ब्राह्मण टोला ये गांव में तीसरी शक्ति के रूप में काम करता है। ये समझिए गांव में तीसरी शक्ति है। ये 3 टोला कायस्थ टोला, राजपूत टोला, यादव टोला में हर समय कंपटीशन रहता है। अब तीसरी शक्ति के रूप में ब्राह्मण टोला काम कर रहा है। इसके बाद साथियों एक है संथाल टोला। संथाल टोला इसके भी समझा लीजिए साथियों, गांव के थोड़ा बाहर है, गांव के माने बाहर पड़ेगा ये एरिया संथालों का। और ये तीर धनुष चलाते हैं साथियों, ये तीर धनुष चलाते हैं। और साथियों फणीश्वरनाथ रेण ये बताते हैं कि सबसे शोषित और दलित सबसे पिछड़ा, माने इनकी दुर्दशा है, ये सबसे शोषित है साथियों, इनका शोषण बहुत होता है। अब क्यों, क्योंकि ये थोड़ा आदिवासी टाइप के हैं, तीर धनुष चलाने वाले लोग हैं, तो इसलिए संथाल टोला। इसके बाद साथियों सिपहिया टोला है। एक है तंत्रिमा टोला। एक है दुसाध टोला, इसमें दुसाध लोग रहते हैं। सिपहिया टोला है कुर्म छत्री, एक टोला बन गया है कुर्म छत्री, माने कुर्मी और छत्री मिलकर के कुर्म छत्री टोला बना दिए हैं, कुर्म छत्री टोला। तो इस तरह से साथियों कुर्म रैदास टोला, रैदास टोला इसको साथियों जातिगत संबोधन माने चमार टोला था, लेकिन उसे यहाँ रैदास टोला फणीश्वरनाथ रेणु बताते हैं। और एक है पोलिया टोला।
माने ये जितने भी टोला हैं साथियों, ये जात के आधार पे बनाए गए हैं। और एक है गुवर टोला, 12वां गुवर टोला। इस तरह से साथियों परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मेरी गंज गांव में कुल कितने टोले हैं, तो आपको बताना है 12 टोला। और ये 12 टोला जो विभाजन है वह जात के आधार पे, जो जात जिस टोले में है उसी के आधार पे ये बट गया है। तो इसमें साथियों सबसे नया टोला यादव टोला है, सबसे मजबूत टोला कायस्थ टोला है, सबसे ज्यादा शोषित दलित पिछड़ा टोला इसमें संथाल टोला चल रहा है जो तीर धनुष चलाते हैं। ब्राह्मण टोला तीसरी शक्ति के रूप में साथियों काम कर रहा है। और साथियों ये इतने के अलावा ये तो 12 टोला हो गया। 12 टोला के बाद साथियों मेरीगंज गांव में एक मठ है, बहुत ही बड़ा मठ है साथियों। वह मठ बहुत बड़ा है और उसका नाम है कबीर मठ। कबीर मठ। और कबीर मठ में साथियों हर समय बीजक का, जो कबीर बाबा का बीजक ग्रंथ है, बीजक का भजन भाव होता है। भजन भाव जो कबीर बाबा लिख दिए हैं वही भजन भाव चलता रहता है। और विशेषता क्या है साथियों, कबीर मठ के जितने संत हैं ये सब अशिक्षित हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। और इसका जो मठाधीश है ये सेवादास इसका नाम है, सेवादास है। और सेवादास ये सूर हो गए हैं, माने इनका कर्म इतना घृणित था, एक कुकर्मी था, कुकर्मी था इसलिए सूर हो गया, अंधा हो गया है। और इसकी एक कोठारिन रखा है, कोठारिन दासी है, उसका नाम है लक्ष्मी, लेकिन इसको ऐसे लिखा गया है लक्ष्मी। लक्ष्मी कोठारिन दासी है। और यह लक्ष्मी जब किशोरावस्था में थी तो ये सेवादास जो कि कबीर मठ का स्वामी है, लक्ष्मी के साथ बलात्कार करता है, बलात् ढंग से इसके साथ गलत कार्य करता है। अब बाद में जब लक्ष्मी बड़ी होती तो उसे दासी के रूप में स्वीकारता है, कोठारिन का पद देता है, माने हिसाब लेखा जोखा यही करती है। और इसके बाद साथियों एक रामदास है, रामदास कोई चेला बना लेता है, ये चेला है इसका। और इसका काम क्या है, गांजा बनाना, हर समय चिलम और गांजा बनाता है। और उसके बाद खजड़ी, खजड़ी खजड़ी एक बाजा है, खजड़ी बजाता है, खजड़ी बजाना। ये किसका काम है, ये साथियों रामदास का काम है। अब साथियों इसमें होता क्या है, कुछ दिन बाद एक दिन ये सेवादास मर जाता है। जैसे ही मर जाता है तो एक कबीर मठ का एक व्यक्ति आता है, कबीर मठ का एक व्यक्ति है लरसिंह दास, लरसिंह दास आता है, लरसिंह दास, ये दूसरे मठ का आदमी है। ये पता लगाने आता है कि सेवादास मर गया है, इस मठ का रखवाली कौन करेगा, ये सूचना लेके आता है। लेकिन जब मेरीगंज गांव में प्रवेश करता है और कबीर मठ का जलवा देखता है तो ये इसके अंदर लालच समा जाता है। लालच दो चीज का समाता है, एक तो सोचता है कि मैं ही मठाधीश बन जाऊं, ये मठाधीश के चक्कर में पड़ जाता है। और दूसरा ये लक्ष्मी के चक्कर में पड़ जाता है कि मैं मठाधीशी भी ले बढ़ूं और लक्ष्मी को भी अपना लूं। इसके अंदर दोनों, क्योंकि कामी पुरुष था और इसके अंदर काम सवार हो जाता है। और काम सवार होने का कारण क्या है, ये जो कबीर मठ है इसके नाम साथियों 900 बीघा जमीन है। कितना है, 900 बीघा जमीन कबीर मठ के पास है। इसलिए लरसिंह दास ये सोचता है कि इसका मठाधीश मैं हो जाऊं, लेकिन रामदास कहता है मठाधीश मैं रहूंगा। क्यों, क्योंकि सेवादास का चेला कौन हूं, मैं हूं। तो ये फिर जाता है दूसरे मठ का जो स्वामी है नागा बाबा, नागा बाबा को लेकर आता है। तो नागा बाबा रामदास को फटकारते हैं, लक्ष्मी को डांटते हैं कि तुम लोग भ्रष्ट कर दिए हो इस मठ को
और यहाँ का अब मठाधीश नरसिंह दास होगा। लेकिन रामदास क्या करता है, ये यादव टोला में जाकर के, यादव टोला में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कालीचरण। इसका नाम साथियों क्या है, इसका नाम है कालीचरण। कालीचरण उग्र, उदंड और हिंसक टाइप का व्यक्ति है, एकदम उजट आदमी है। तो ये यादव टोला का कालीचरण के पास जाता है। कालीचरण आता है और कहता है मेरीगंज गांव का मठाधीश यही रामदास है। नागा बाबा उसे डांटते हैं, तो वह जो है कालीचरण और उसके चेले नागा बाबा का जो 3 हाथ का जटा था और दाढ़ी था, इसे उपार लेते हैं और उपार करके नागा बाबा को बड़ी मार मारते हैं और नागा बाबा भाग जाता है। और उसके बाद रामदास क्या हो जाता है, रामदास मठाधीश हो जाता है। और रामदास जब मठाधीश हो जाता है तो ये पहला अटैक लक्ष्मी के ऊपर कर देता है। ये अटैक करता है किसके ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर। और लक्ष्मी इसको डांटती है, कहती है मैं तुम्हारी गुरु माई हूं, क्योंकि मैं सेवादास की रखेल थी और इसलिए मैं गुरु माई हूं तुम्हारी, और तुम ये गलत काम मत करो। लेकिन रामदास जब नहीं मानता है तो लक्ष्मी उसे फिर दुर्गा के रूप में अवतरित होकर खूब मारती है। फिर उसके बाद रामदास से तंग आकर के लक्ष्मी एक पात्र है बाल देव के पास चली जाती है और उनकी पत्नी बन के रहने लगती है बालदेव के साथ। जब लक्ष्मी बालदेव के साथ चली जाती है, उनकी पत्नी बन के रहने लगती है, तो रामदास बड़ा उदास होता है। तो रामदास फिर एक महिला थी, उसका नाम है राम प्रीतिया, राम पियरिया, राम पियरिया। राम पियरिया को अपना दासी बना लेता है और राम पियरिया को सब स्वीकार है। तो इस तरह से कबीर मठ भी इस उपन्यास में आया है, जिसकी सच्चाई को फणीश्वर नाथ रेणु ने बड़े विधिवत ढंग से बताया है। साथियों, यहाँ पर ये जो यादव टोली था, यादव टोली के विषय में अब ये बताते हैं फणीश्वर नाथ रेणु कि जब पहली बार मेरीगंज गांव में साथियों मेरीगंज गांव में मलेरिया सेंटर के लिए, किसके लिए, मलेरिया सेंटर बनने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से मिलिट्री आते हैं, मिलिट्री फौज वाले आते हैं, माने पुलिस कह लीजिए। तो सारे गांव वाले, अब मेरीगंज गांव की विशेषता देख लीजिए, मेरीगंज गांव की विशेषता के विषय में अब पहला लक्षण देखिए, ये बहुत ही अशिक्षित गांव है। माने फणीश्वर नाथ रेणु बताते हैं कि इस गांव में 10 लोग सिर्फ शिक्षित हैं। शिक्षित का मतलब अपना नाम लिख लेते हैं, चिट्ठी पढ़ लेते हैं, बस इतनी ही शिक्षा है। और युवाओं में 15 लोग शिक्षित हैं और बाकी पूरा गांव क्या है, पूरा गांव साथियों अशिक्षित है। अब साथियों देखिए कि अशिक्षा का प्रभाव देखिए कि जब मिलिट्री वाले आते हैं तो पूरा गांव जो है भाग जाता है कि मिलिट्री वाले आ गए हैं, गांव खाली हो गया, सब गांव वाले भाग जाते हैं। फिर उसके बाद यादव टोली के जो लड़के हैं और यादव टोली वाले, ये बालदेव साथियों अपने मौसी के यहाँ रहता है, माने मेरीगंज उसका मौसियाउर गांव है, मौसी का गांव है। और यादव टोली वाले बालदेव को बांध कर ले जाते हैं मिलिट्री के पास कि बालदेव को अगर मैं पकड़वा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा।
इनाम मिलेगा साथियों। इसलिए इनाम के चक्कर में बालदेव को, अब बालदेव कौन है साथियों, बालदेव स्वदेश स्वराज के चक्कर में एक बार फरार हो गया था, तो इसलिए बालदेव को लेकर जाते हैं। और जब बालदेव को वहां मिलिट्री माने पुलिस के पास लेके जाते हैं, पुलिस वाले बालदेव को पहचान लेते हैं। अब बालदेव को बताते हैं, अब बालदेव का सम्मान करते हैं और मिलिट्री वाले कहते हैं आप इस देश के सेवक हैं, आप इस देश के सेवक हैं। अब इतना कहते हैं जब अफसर लोग, तो ये यादव पट्टी वाले कहते हैं अरे बाप रे, ये तो बड़ा गलत कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा आदमी है। और उसी दिन से बालदेव का सम्मान यादव पट्टी में, यादव टोली में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे रहने के लिए घर मिल जाता है। और यही बालदेव लक्ष्मी से प्रभावित है। बाद में लक्ष्मी रामदास से तंग आकर इसी बालदेव के पास रहने लगती है साथियों। इसे आप लोग गौर करिएगा। अब बालदेव कौन है साथियों, बालदेव कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर है और चंदन पट्टी ये गांव का रहने वाला है। इसे साथियों आप लोग जानते रहिए, इसके गांव का नाम है चंदन पट्टी। लेकिन यहाँ मेरीगंज में इसका क्या है, मौसा का गांव है मेरीगंज, और इसका गांव है चंदन पट्टी। ये कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर है साथियों। अब मेरीगंज ये लक्ष्मी का पति भी बाद में हो जाता है। तो इस तरह से साथियों इसे जानते रहिए। यादव टोली की एक और विशेषता है साथियों इस उपन्यास में। यादव टोली के विषय में रेणु लिखते हैं कि यहाँ दूसरे टाइम ढोल बजने लगता है, ढोलक बजने लगता है। अब ढोलक बजता क्यों है, क्योंकि ये ढोलक की धुन पे माने उसमें दिए हैं डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक डिम। जब ढोलक बजता है तो यादव पट्टी के जो पुरुष हैं वे पहलवानी करने के लिए मैदान में आ जाते हैं, पहलवानी करते हैं, पहलवानी करने के लिए ये आते हैं। जिसमें काली चरण भी है और एक किशनु भी है यादव पट्टी का, उसका नाम है किशनु, किशनु है और काली चरण है। और यही काली चरण बड़े उग्र दिमाग का है, बड़े हिंसक स्वभाव का है। और ये सोशलिस्ट, जब इसे कांग्रेस में जगह नहीं मिलती तो ये सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बन जाता है ये कालीचरण। और यही कालीचरण उस नागा बाबा का जो जटा था, जो दाढ़ी था, इसे उपाड़ देता है। तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। इसके बाद साथियों अब ये तो यादव टोला का कहानी था। इसी तरह से एक और बड़ी कहानी है, वह है कायस्थ टोला का। वो किसका है साथियों, कायस्थ टोला में जो तहसीलदार है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, इनकी पुत्री का नाम है कमली। इनकी पुत्री का नाम साथियों क्या है, इनकी पुत्री का नाम साथियों कमली है। और कमली साथियों इनकी पुत्री का नाम है। और साथियों ये भी आप जानते रहिए कि जब यहाँ एक डॉक्टर आते हैं प्रशांत, उनका नाम है डॉक्टर प्रशांत। वे मलेरिया और काला आजार पर शोध माने पीएचडी करने के लिए आते हैं। डॉक्टर प्रशांत जो है विश्वनाथ मेरीगंज आते हैं। किस लिए आते हैं अगर साथियों पूछा जाए तो वो मलेरिया और काला आजार पर पीएचडी करने के लिए आते हैं। उनका नाम है डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत। अब साथियों विश्वनाथ प्रसाद बहुत ही बड़े आदमी हैं। इनके पास 1000 बीघा जमीन है। अब कमली उन्हीं की एक लौती संतान है साथियों। इसको एक बीमारी है बेहोशी का, ये बेहोश हो जाती है। माने इसके विषय में लिखते हैं कि अज्ञात बीमारी है, अज्ञात बीमारी है और बेहोश होती है बार बार, जिसे आज के समय में साथियों हिस्टीरिया कहते हैं। हिस्टीरिया
तो यही बीमारी से कमली ग्रसित है और डॉक्टर प्रशांत इसका इलाज करते हैं साथियों। और इलाज करते करते प्रशांत खुद बेहोश होने लगते हैं। बेहोश क्यों होने लगते हैं? क्योंकि इन्हें कमली से प्रेम हो जाता है। अच्छा साथियों, जब कमली से प्रेम होता है साथियों, इनको जो है फिर एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम है कुमार नीलोत्पल। ये कमली और इनका पुत्र है प्रशांत। अच्छा साथियों, जब प्रशांत यहाँ आते हैं मलेरिया पे पीएचडी करने के लिए, शोध करने के लिए, तो उस समय इनकी एक डॉक्टर मित्र है, डॉक्टर मित्र, बड़ी वफादार मित्र है, जिसका नाम है ममता श्रीवास्तव। ममता श्रीवास्तव। ममता श्रीवास्तव को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मेरीगंज जैसे पिछड़े गांव में कैसे रह पाएंगे, और इसलिए बराबर इनको पत्र खत लिखती रहती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब प्रशांत को मेरीगंज गांव की मिट्टी से लगाव हो जाता है, मिट्टी से प्रेम करते हैं, यहाँ की मिट्टी से प्रेम करते करते कमली से प्रेम कर लेते हैं। अब बहुत ही मेहनत करते हैं पूरे गांव में। एक बार हैजा जब फैल गया था तो डॉक्टर प्रशांत पूरी क्षमता से हैजा से मुक्त कराते हैं गांव को। और साथियों, एक प्रशांत जी जो संथाल टोला है, संथाल टोला के व्यक्तियों को एक बार उकसाते हैं, इनके ऊपर भड़काने का आरोप लगता है। संथाल टोला को भड़काने का आरोप लगता है। इसको संथाल, और भड़काए क्या थे, एक बताए थे कि सरकार का भी नियम आ गया कि जो 3 साल तक खेत जोतता है, खेत उसी का हो जाता है, ऐसा कहे थे। तो इसके लिए इन्हें जो है फिर जेल जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। अच्छा, जब संथाल को भड़काते हैं तो संथाली जो हैं टोला के लोग, वे क्या काम करते हैं, जो तहसीलदार हैं विश्वनाथ प्रसाद का 40 बीघा का खेत ये लोग लूट लेते हैं। जब लूट लेते हैं तो ये विश्वनाथ अपने गुंडों को भेजते हैं, जिसमें साथियों लड़ाई होती है और जिसमें 10 व्यक्ति, ये तहसीलदार विश्वनाथ के मारे जाते हैं, 4 व्यक्ति संथाल टोला के मारे जाते हैं, संथाल टोला के मारे जाते हैं। इसे साथियों आप लोग जानते रहिए, संथाल टोला के 4 व्यक्ति मारे जाते हैं और 10 व्यक्ति तहसीलदार के मारे जाते हैं। ये गुंडे हैं, तहसीलदार ने गुंडों को भेजा था, लेकिन ये संथाल लोग तीर धनुष से लड़ते हैं और 10 लोगों को मार जाते हैं। जबकि इनकी संख्या 200 है और इनकी संख्या पुरुष महिला माने बच्चे सब मिला के 40 के लगभग है। अब साथियों, इसी लड़ाई में जब ये विश्वनाथ तहसीलदारी छोड़ देते हैं, एक तहसीलदार नए आते हैं, उनका नाम है हरगौरी, तहसीलदार हरगौरी सिंह। साथियों, ये शिव शंकर के लड़के हैं। शंकर न करके यहाँ शक्कर लिखा जाता है, शिव शक्कर सिंह। शिव शक्कर सिंह के लड़के हैं तहसीलदार हरगौरी सिंह, जो संथालियों को समझाने जाते हैं, लेकिन ये मार दिए जाते हैं साथियों, संथालियों द्वारा ये मर जाते हैं। ये नए तहसीलदार थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन संथालियों द्वारा मार दिए जाते हैं और शिव शंकर सिंह बहुत दुखी होते हैं। फिर उसी समय विश्वनाथ प्रसाद आते हैं और 5000 रुपये साथियों खर्च करके और कालीचरण और बालदेव से गवाही दिलाते हैं और इस तरह से कायस्थ टोला और मेरीगंज के और टोला के लोगों का जान बचता है और जितने भी संथाली हैं ये जेल में
भर दिए जाते हैं। और इसके बाद साथियों यही मुख्य घटना है। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद होता है। उसके कुछ दिनों बाद साथियों गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। जब गांधी जी मर जाते हैं, रेडियो में सब सुनते हैं कि गांधी जी को किसी व्यक्ति ने मार दिया है, तो सब दुखी हो जाते हैं। मेरीगंज गांव में बताते हैं कि गांधी जी की मृत्यु पर बालदेव बेहोश हो जाता है, कमली रोने लगती है, गांव में जो है चूल्हा नहीं जलता, सब शोक में है गांधी जी के। और साथियों इसमें एक मुख्य पात्र इस उपन्यास में आपको और मिलेगा, जिसका नाम है बावन दास। बावन दास की लंबाई कम है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है बावन दास। ये कद का छोटा व्यक्ति है, बावन है, बौना है, इसलिए इसका नाम है बावन दास। लेकिन ये बहुत बड़ा गांधीवादी है साथियों, बहुत बड़ा गांधीवादी है। और साथियों इसका व्यक्तिगत गांधी जी से और नेहरू जी से परिचय है। अब पत्राचार भी होता है, माने पत्र व्यवहार भी होता है, पत्र व्यवहार भी होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। बीच बीच में इसका चरित्र उपन्यास में दिखाई पड़ता है, लेकिन है ये बहुत ही बड़ा गांधीवादी और बहुत बड़ा कांग्रेसी व्यक्ति है। और गांधी नेहरू इसको व्यक्तिगत जानते हैं साथियों। और जब गांधी की मृत्यु हो जाती है तो गांधी के ही कहने पे ये जाता है, पहले बात हुई थी साथियों, गांधी जी के कहने पे ये साथियों एक नागर नदी है, ये नागर नदी है साथियों। ये नागर नदी अब चूंकि 1947 में साथियों आप लोग जानते हैं भारत पाकिस्तान हो गया था, तो पूर्वी भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में एक नदी ये बहती है, जिसका नाम है साथियों नागर नदी। क्योंकि यही पूर्वी पाकिस्तान इंदिरा गांधी के टाइम पे बांग्लादेश के नाम से अलग देश बन गया, और नहीं तो बांग्लादेश से पहले इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। तो यही साथियों ये गांधी नागर नदी के किनारे ये चोर बाजारी करने वाली, चोर जो बाजारी करने वाले लोग थे, माने स्मगलिंग, बॉर्डर पे क्या होता है स्मगलिंग होता है, उन्हें ये रोकता है। और वहाँ इन बावन दास को सब पहचान जाते हैं और समझाते हैं कि तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन बावन दास जो है गांधीवादी था, अहिंसा का व्रत धारण किया था और कहता है मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और वहाँ साथियों ये जो स्मगलर थे इसको कुचल देते हैं अपने गाड़ी से, और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है, बावन दास की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से साथियों अंत में साथियों इस उपन्यास में आप देखेंगे कि ये तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद कमली की विवाह कराते हैं, क्योंकि कमली का विवाह से पहले ही उसको बच्चा पैदा हो जाता है जिसका नाम है कुमार नीलोत्पल। लेकिन बाद में जब जेल से छूट के आते हैं डॉक्टर प्रशांत, और प्रशांत को छुड़ाने वाली महिला कौन है, उनकी मित्र डॉक्टर ममता के प्रयास से डॉक्टर प्रशांत जेल से छूटते हैं। और जेल से छूटने के बाद वो कमली को स्वीकार करते हैं। और तब तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जो कि दारू पीने लगे थे गम में कि मेरी पुत्री ने ये क्या कर दिया, लेकिन जब प्रशांत आकर के उन्हें समझाते हैं तो फिर इन्हें मान जाते हैं और ये कमली को लेकर के पटना चले जाते हैं, और यहीं पर उपन्यास समाप्त हो जाता है। साथियों ये हम महिला आंचल भाग 1 पढ़ाए हैं, इसी तरह से हम भाग 2 और भाग 3 भी पढ़ाएंगे। साथियों हमने पूरा कोशिश किया है कि जितना हो सके परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। साथियों मेरा प्रयास है, अगर मेरा ये वीडियो साथियों अच्छा लगे तो मेरी भी एक मनोकामना है, बस यही है कि आप कृतज्ञ बनिए, आप इसे 1 लाइक 1 शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।